बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ऑडिटिंग का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। ऑडिटर जो ऑडिट करता है किसी भी फर्म का, तो उसका अल्टीमेट जो ऑब्जेक्ट होता है उसका होता है कि इंडिपेंडेंट ओपिनियन देना। ऑडिटर की जो इंडिपेंडेंट ओपिनियन होती है वही जो बिज़नेस की परफॉर्मेंस के बारे में एक समरी टाइप होती है, जो ऑथेंटिक होती है, जिस पे जो ये फर्म होती है जिसका ऑडिट हुआ होता है, ये अपने फ्यूचर के लिए बड़ा इसके लिए इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं वो ऑडिटर की रिपोर्ट पे ही रिलाई कर रहे होते हैं। इसके अलावा जितनी क्रेडिट एजेंसीज होती हैं, सप्लायर्स जो होते हैं और जो इसके क्रेडिटर्स होते हैं, वो सारे के सारे इसको लोन्स वगैरह जो हैं उसकी परफॉर्मेंस पे देते हैं, और उस परफॉर्मेंस का जो है पता चलता है ऑडिटर की रिपोर्ट से। तो व्हाट इज़ ऑडिटर्स रिपोर्ट? ऑडिटर की रिपोर्ट होती क्या है? द प्राइमरी एम ऑफ the primary aim of audit is to enable the auditor to say these accounts show a true and fair view। यानी कि ऑडिट करने का मकसद क्या होता है कि ताकि ऑडिट कर लेने के बाद ऑडिटर ये अपनी राय दे सके कि दीज अकाउंट्स शो ए ट्रू एंड फेयर व्यू, कि इस कंपनी के जो अकाउंट्स हैं वो ठीक हैं और जो प्रॉपर तरीके से बनाए गए हैं, और इसमें कोई भी फ्रॉडुलेंट जो है एंट्री नहीं की गई, या जितने अमाउंट शो की गई हैं वो ठीक हैं। तो अगर ये स्टेटमेंट होती है तो फिर तो बहुत अच्छा कि उस कंपनी ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। अदरवाइज़ अगर वो लिख देगा कि दीज अकाउंट्स डज नॉट शो ट्रू एंड फेयर व्यू, तो फिर उसके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, और उस कंपनी या उसकी जो फर्म है उसको उतने ही प्रॉब्लम्स होंगे जितने उसको फ़ायदे हो सकते हैं, उससे डबल, क्योंकि कहीं से भी वो जाकर लोन लेंगे तो भी उनको नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो फिर हाई इंटरेस्ट रेट पे। और ऑफ कोर्स टू से दैट दे डू नॉट शो ए ट्रू एंड फेयर व्यू। एक तो ये है कि वो बताए कि ट्रू एंड फेयर व्यू। दूसरे नंबर पे ये भी हो सकता है कि ऑडिटर ये कहे टू से that these accounts do not show a true and fair view। अगर इस तरह का मतलब इन दोनों में से एक तो राय देगा ही, अपनी ओपिनियन देगा ही, या तो ये कहेगा कि ट्रू एंड फेयर व्यू पेश कर रही हैं, या फिर वो कहेगा कि डू नॉट शो ट्रू एंड फेयर व्यू। At the end of his audit, when he has examined the entity, its record and its financial statements, the auditor produces a report addressed to the owners, stakeholders, in which he expresses his opinion of the truth and fairness and sometimes other aspects of the financial statement। तो जो जब ये रिकॉर्ड देख लेता है, जो भी उसके पास होते हैं एंटिटी के फिनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट कर लेता है, और फिर वो अपनी एक रिपोर्ट लिखता है जो मुखातिब को की जाती है, जो कंपनी के या जो बिज़नेस के स्टेक होल्डर्स होते हैं, या शेयर होल्डर्स जो होते हैं, मेनली जो शेयर होल्डर्स होते हैं, ऑनर्स होते हैं, और उनको बताता है कि ये कंपनी फेयर व्यू दे रही है या नहीं। इसके अलावा और भी कुछ मकसद होते हैं ऑडिट के, वो भी उसके बारे में बता सकता है कि इसके इंटरनल कंट्रोल कैसे हैं, इंटरनल चेक्स वगैरह सारा कुछ। जिस मकसद के लिए अगर स्पेशल ऑडिट किया जाए तो वो जो जिस पर्पज़ के लिए ऑडिट किया जाएगा उस पर वो अपनी रिपोर्ट देगा। आगे ये है कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट एज पर द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। जो कंपनीज 1984 में दिया गया है एक ऑडिट की जो रिपोर्ट है, ऑडिटर्स की रिपोर्ट किस तरह की होनी चाहिए, उसमें क्या क्या होना चाहिए, क्या बातें लिखेगा, वो भी आपको पता होना चाहिए। ये एक पैटर्न टाइप है किसी मतलब एक एग्जांपल देने के लिए, तो इसको देख लेते हैं। ऑडिटर्स रिपोर्ट, वी हैव, ऑडिटर जो लिखेगा वो इस अंदाज से लिखेगा, वी हैव ऑडिटेड द एनेक्स्ड बैलेंस शीट ऑफ कंपनी नेम एज एट द डेट, यानी कि जो कंपनी का नाम होगा वो लिखेगा,
और जिस डेट को वो अपना ओपिनियन लिख रहा होगा वो लिखेगा। एंड द रिलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट and statement of changes in equity together with the notes forming part thereof for the year then ended, and we state that we have obtained all information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit। कंपनी का नाम लिख के उसके बारे में बताएगा कि उस जो पीरियड जहाँ तक एंड हुआ हम उसकी जो हमने क्या उसमें से जो है नतीजा अखज़ किया, उससे क्या हमने एक्सट्रैक्ट किया। इसके बाद ये आगे चल रहा है ऑडिटर की जो रिपोर्ट। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनीज मैनेजमेंट टू इस्टेब्लिश एंड मेंटेन सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंड प्रिपेयर एंड प्रेजेंट अबव सेड स्टेटमेंट्स in conformity with approved accounting standards and the requirements of Companies Ordinance 1984. Our responsibility is to express an opinion on these statements based on our audit। तो ये भी ऑडिटर लिखेगा, बताएगा कि हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ऑडिट की जो हमने उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एग्ज़ामिन करना है और रिपोर्ट देना उस पर, जबकि ये जो है इंटरनल कंट्रोल इस्टेब्लिश करना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना, ये सारा का सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ये हैं मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी की। नेक्स्ट ऑडिटर क्या कहेगा, वी कंडक्टेड आवर ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स एज एप्लीकेबल इन पाकिस्तान, के हमने जो है ऑडिट वो पाकिस्तान के जो लाज हैं उनके मुताबिक किया। दीज स्टैंडर्ड्स रिक्वायर दैट वी प्लान एंड परफॉर्म द ऑडिट टू obtain reasonable assurance about whether the above said statement are free of any material misstatement। तो हमने जो है ऑडिट किया, हमने वो सारे काम किए जिनसे हम ये काफ़ी शवाहिद हासिल कर लें या सबूत हासिल कर लें, जिससे हमें पता चल जाए कि ये जो फिनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर की गई है इसमें कोई बड़ी गलती नहीं है। एन ऑडिट इंक्लूड्स एग्जामिनिंग, ऑडिट में क्या क्या चीज़ होता है, मुआयना करना ऑन दी टेस्ट बेसिस, यानी कि वो सारी की सारी चीज़ें नहीं देखते बल्कि टेस्ट लगाते हैं। एविडेंस सपोर्टिंग द अमाउंट्स एंड डिस्क्लोजर इन द अबव सेट स्टेटमेंट, के जो फिनेंशियल स्टेटमेंट में जो डिजिट्स दिए गए हैं, जो अमाउंट्स दी गई हैं वो ठीक हैं, वो उनके जो उनकी सपोर्टिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उनको देखने के बाद वो ये कंफर्म करते हैं। एंड ऑडिट आल्सो इंक्लूड्स असेसिंग द अकाउंटिंग पॉलिसीज़, और ऑडिटिंग का ये भी मतलब होता है कि वो अकाउंटिंग की पॉलिसीज़ एंड सिग्निफिकेंट एस्टिमेट्स मेड बाय द मैनेजमेंट, कि जो उन्होंने मैनेजमेंट ने जो एस्टिमेट्स किए हैं उनको भी इवैल्यूएट किया जाए, एज वेल एज इवैल्यूएटिंग द ओवरऑल प्रेजेंटेशन ऑफ द अबव सेड स्टेटमेंट। ये और इसके अलावा बाकी सारी जितनी उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस की, वो सारी की सारी देखी जाती हैं। वी बिलीव दैट आवर ऑडिट प्रोवाइड्स ए रीज़नेबल बेसिस फॉर आवर ओपिनियन, और वो ये भी ऑडिटर कहता है कि हमने जो काम किया हमें काफ़ी जो है जो सबूत मिले जिन सबूतों की बुनियाद पर हम अपनी ओपिनियन देने के काबिल हुए। एंड आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन वी रिपोर्ट दैट, और सही हमने वेरीफाई करने के बाद ये रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। क्या लिखेगा, इन आवर ओपिनियन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव बीन केप्ट बाय द कंपनी एज रिक्वायर्ड बाय द कंपनी ऑर्डिनेंस 1984। अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपर मेंटेन किए गए तो ये लिख देगा। नेक्स्ट क्या कहेगा, इन आवर ओपिनियन द बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टुगेदर विद द नोट्स देयर ऑन have been drawn up in conformity with company ordinance 1984 and are in agreement with the books of accounts and are further in accordance with accounting policies consistently applied। कि कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 को, बाकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को और जो नोट्स वगैरह हैं उनको प्रॉपर फॉलो किया गया है।
नेक्स्ट वो कहेगा द एक्सपेंडिचर इनकर ड्यूरिंग द ईयर वाज फॉर द पर्पज ऑफ द कंपनीज बिजनेस, और जो खर्चे किए गए थे बिजनेस में वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के मकसद के लिए ही किए गए थे। इसके अलावा क्या लिखेगा, द बिजनेस कंडक्टेड इन्वेस्टमेंट्स मेड एंड एक्सपेंडिचर इनकर ड्यूरिंग द ईयर वर इन अकॉर्डेंस विद द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी, और जो बाकी हैं एक्सपेंडिचर हुए या इन्वेस्टमेंट की गई या फिर जो जितने और भी कोई जो हैं एक्शन लिए गए वो सारे के सारे जो बिज़नेस का ऑब्जेक्टिव था उसी के इन लाइन किए गए थे, उससे हट के नहीं किया गया। नेक्स्ट ऑडिटर कहेगा इन आवर ओपिनियन and to the best of our information and according to the explanation given to us, the balance sheet, profit and loss account, cash flow statement and statement of changes in equity together with the notes forming part thereof conform with approved accounting standards as applicable in Pakistan and give the information required by the company ordinance 1984 in the manner so required and respectively give a true and fair view of the state of the company's affairs at date and profit and loss, its cash flows and changes in equity for the year ended। तो मतलब ये है कि जितनी भी रूल्स एंड रेगुलेशन उनको फॉलो किया गया और जो है उनकी सारी की सारी जितनी वर्किंग थी, जो रिक्वायरमेंट्स थी लॉज की, उनको फॉलो करने के बाद जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, चेंजेस इन इक्विटी, बैलेंस शीट, जितनी इनकम स्टेटमेंट्स भी थी या फिनेंशियल स्टेटमेंट की इन्फॉर्मेशन थी वो सारी की सारी ठीक ठीक प्रिपेयर की गई हैं। नेक्स्ट क्या आएगा, इन आवर ओपिनियन ज़कात डिडक्टेड एट सोर्स अंडर द ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस 1984 was deducted by the company and deposited in the central zakat fund established under section 7 of that ordinance के जो ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस 1980 है उसके सेक्शन 7 के मुताबिक ज़कात डिडक्ट भी हुई और उसको सेंट्रल ज़कात फंड में डिपॉजिट भी करवाया गया। इसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट एज पर द इंटरनेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। अगर एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर जो है वो अपनी रिपोर्ट लिखेगा, पिछली हमने जो पढ़ी थी वो कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 जो कि पाकिस्तान का कंपनी ऑर्डिनेंस है उसके मुताबिक हमने फॉर्मेट पढ़ा। अगर आप इंटरनेशनल लेवल की बात करें, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से उसकी बात करें तो जो ऑडिटर है उसकी रिपोर्ट कैसी होगी उसका फॉर्मेट भी देख लेते हैं। ये जस्ट फॉर नॉलेज है, वर्ड टू वर्ड आपको याद करना ज़रूरी नहीं, पता होना चाहिए कि ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में क्या लिखता है। एप्रोप्रिएट एड्रेसी मतलब जो जिस ऑर्गेनाइजेशन का एड्रेस जिसका ऑडिट किया जा रहा है। इसके बाद है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, यानी कि तारफ़ी जो पैराग्राफ होता है जिसमें उस कंपनी के तारुफ, उसका मकसद और जो है ऑडिट का मकसद बताया जाता है। वी हैव ऑडिटेड the accompanying financial statements of ABC company which comprise the balance sheet as at December 31st 2000 जो भी था, and the income statement of changes in equity and cash flow statement for the year then ended and the summary of significant accounting policies and other explanatory notes। इसके बाद सेकंड में क्या लिखेगा, मैनेजमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फिनेंशियल स्टेटमेंट के ये सारी की सारी मैनेजमेंट की जिम्मेदारी कि वो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करवाए, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करे, इंटरनल कंट्रोल जनरेट करे और जो है जो सारी रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको फॉलो करे। ऑडिटर का काम क्या होता है, उनको देखना कि ये प्रॉपरली मेंटेन की गई हैं, फिनेंशियल स्टेटमेंट तैयार की गई हैं, उनको प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से फॉलो किया गया, इंटरनेशनल अकाउंटेंट स्टैंडर्ड वगैरह को फॉलो किया गया या नहीं। ऑडिटर इस बात पे ओपिनियन देता है और ये बताता है कि ये जो मैनेजमेंट का काम है फिनेंशियल इंफॉर्मेशन फर्निश करना। मैनेजमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन एंड फेयर presentation of the financial statements in accordance with the international financial reporting standards। This responsibility includes, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं जो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है, डिज़ाइनिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड मेंटेनिंग इंटरनल कंट्रोल relevant to the preparation and fair presentation of the financial statements that are free from material misstatements whether due to fraud or error, selecting and applying appropriate accounting policies and making accounting estimates that are reasonable in the circumstances। इसके बाद ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है
उसने अपनी जो है एक ओपिनियन देनी होती है, उसके लिए उसने शवाहिद इकट्ठे करने होते हैं। शवाहिद इकट्ठे करने के लिए वो मुख्तलिफ सैम्पल टेस्ट लगाता है, और जो है वो टेस्ट लगाने के बाद वो अपने सोर्स डॉक्यूमेंट्स वगैरह जितनी ट्रांजैक्शन बिज़नेस की वो चेक करता है, और वो देखता है कि जितने रूल्स एंड रेगुलेशन थे उनको फॉलो किया गया कि नहीं, कहीं पे जो है वो फ्रॉड वगैरह तो नहीं, एम्बिजलमेंट ऑफ रिसोर्सेज तो नहीं है, कहीं पे कंपनी के जो रिसोर्सेज हैं उनको किसी पर्सनल मोटिव के लिए तो नहीं इस्तेमाल किया। तो ये सारी की सारी जो है जो शफाफियत होती है उसकी जो मामलात चलाने के लिए, उस पे जो अपनी एक राय देता है, वो राय देना ही उसकी ज़िम्मेदारी होता है। Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the international standards on auditing. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan to perform the audit to obtain reasonable assurance whether the financial statements are free from material misstatements. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence, यानी कि सारे का सारा मकसद क्या होता है, ऑडिटर का मकसद होता है ऑडिट एविडेंस लेना, यानी कि सबूत इकट्ठे करना अबाउट द अमाउंट्स एंड डिस्क्लोजर्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। द प्रोसीजर सेलेक्टेड डिपेंड्स ऑन द ऑडिटर्स जजमेंट, कि ये ऑडिटर पे डिपेंड करता है कि वो कौन से जो है मेथड अप्लाई करता है अपनी एविडेंस इकट्ठी करने के लिए, इंक्लूडिंग असेसमेंट ऑफ द रिस्क ऑफ द मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर, कोई गलती हुई हो या फ्रॉड किया गया हो उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, अगर कहीं मटेरियल मिसस्टेटमेंट है तो उसको उसने डिटेक्ट करना होता है। इन मेकिंग दोज रिस्क असेसमेंट द ऑडिटर कंसीडर्स इंटरनल कंट्रोल, इस मकसद के लिए ऑडिटर जो होता है कंपनी के इंटरनल कंट्रोल को देखता है। रेलिवेंट टू द कंपनीज प्रिपरेशन entities preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedure that are appropriate in these circumstances। कंपनी के circumstances हालात देख के वो मुख्तलिफ strategies अप्लाई करता है जिससे वो अपने मकसद में कामयाब हो सके, बट not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control। वो internal control system को effective के बारे में नहीं बताएगा कि effective है या नहीं, वो देखेगा internal control है या नहीं है तो किस तरह वो फंक्शन कर रहा है, अगर नहीं है तो वो तो उसमें क्या चांस हो सकता है, इंटरनल कंट्रोल वीक होगा तो चांस होते हैं फ्रॉड और एरर के। An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by the management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide the basis for our audit opinion। तो ये ऑडिटर जो अपनी तसल्ली के लिए जो काम करता है वो बताता है कि हमारा जिम्मेदारी क्या थी और हमने कैसे उसको निभाया, ताकि हम अपनी जो है शवाहिद इकट्ठे कर सकें और अपनी रिपोर्ट दे सकें। ये जो ऑडिटर अपनी ओपिनियन देता है उसमें क्या लिखता है, इन आवर ओपिनियन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ और present fairly in all material respects. The financial position of ABC company as of December 31st, 2000 and of financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance with the International Financial Reporting Standards. The report on other legal and regulatory requirements, form and content of this section of the auditor's report will vary depending on the nature of the auditor's अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो ये सारा कुछ जो लिखने के बाद ऑडिटर अपनी राय देने के बाद क्या करता है, ऑडिटर के सिग्नेचर होते हैं, फिर उसकी डेट होती है जिसको वो रिपोर्ट पेश कर होता है, इसके अलावा ऑडिटर का जो कंप्लीट एड्रेस होता है वो अपना एंडोर्स करता है। अच्छा, व्हाट स्टैंड्स फॉर ऑडिटर्स ओपिनियन। ओपिनियन जो ऑडिटर देता है उसका मकसद क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है। ये द ऑडिटर्स in his report does not say that the financial statement do show a true and fair view। वो ये नहीं कहता कि ये fair and true view पेश करे। he can only say that in his opinion, ये नहीं कहेगा कि ये यकीनी तौर पर हर चीज़ ठीक चल रही है, ये नहीं कहेगा, बल्कि कहेगा मेरी राय के मुताबिक। और उसकी राय जो है किस पे बेस करेगी, जो उसने काम किया हो, जो उसने एश्योरेंस इकट्ठी की हो।
जो अश्योरेंस वो कहाँ से लेता है, वो एविडेंस से लेता है। एविडेंस कहाँ कैसे हासिल करता है, वो मुख्तलिफ जो ट्रांजैक्शन होती हैं उनको स्टार्ट से लेके एंड तक वेरीफाई करता है, चेक करता है, और उसकी बेस पे वो देखता है कि ये काम ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर वो जो चीज़ें देखता है उसको प्रॉपर मेंटेन मिलती हैं, हर चीज़ प्रॉपर सबूतों के साथ मिलती है, तो वो कहता है कि ये फंक्शनिंग ठीक कर रही है। अच्छा जी, जो होता है ऑडिटर वो अपनी ओपिनियन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शो ए ट्रू एंड फेयर व्यू, यानी कि वो मेरी राय के मुताबिक ये ट्रू एंड फेयर व्यू पेश कर रही है। द रीडर और यूज़र ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विल नो फ्रॉम हिज नॉलेज ऑफ द ऑडिटर्स वेदर और नॉट टू रिलाई ऑन द ऑडिटर्स ओपिनियन। तो जो इन्वेस्टर है, जो यूज़र ऑफ द बिज़नेस इंफॉर्मेशन या जो उसकी रिपोर्ट है, वो उस पर डिपेंड करता है वो ऑडिटर की रिपोर्ट पे इत्माद करता है या नहीं करता। इफ़ द ऑडिटर इज़ नोन टू बी इंडिपेंडेंट, ऑनेस्ट एंड कम्पिटेंट, देन हिज ओपिनियन विल बी रिलाइड अपॉन। तो ये डिपेंड करता है कि एक ऑडिटर की अगर गुडविल अच्छी है, उसकी एक्सपर्टीज़ पे कोई शक नहीं है, तो उसकी जो रिपोर्ट होगी उस पर ब्लाइंडली जो है उसका यूज़र है वो ट्रस्ट करेगा। अगर एक ऑडिटर जो है, बिज़नेस बहुत बड़ी है और ऑडिटर कोई छोटा हो, कम तजर्बे वाला हो, तो उसकी रिपोर्ट पे इन्वेस्टर कहाँ जो है ट्रस्ट करेगा, एतमाद नहीं करेगा, बल्कि वो मशकूक समझ के वो अपना डिसीजन कहीं और लेके जा सकता है। इसके बाद व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट। ऑडिट की किस्में कितनी है? 3 टाइप्स ऑफ ऑडिट्स आर डिस्कस्ड इन जनरल। इंपॉर्टेंट है, याद रखें। फिनेंशियल स्टेटमेंट का एक ऑडिट होता है, ऑपरेशनल ऑडिट होता है और कंप्लायंस ऑडिट होता है। सबसे पहले जो फिनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट है उसमें क्या किया जाता है, ऑडिटर जो फिनेंशियल स्टेटमेंट को वेरीफाई करता है, चेक करता है, और उसके जितनी भी अमाउंट्स दी होती हैं लाइन बाय लाइन, उनके लिए सैंपल लेता है और टेस्ट लगा के वो कंफर्म करता है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो ठीक है या नहीं। An audit of financial statement is conducted to determine whether the overall financial statements, the quantifiable information being verified, are stated in accordance with the specified criteria. Normally, the criteria are the requirements of the applicable international financial reporting standards and the Companies Ordinance 1984. The financial statements most commonly comprises of the फिनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीज़ शामिल होती है ये भी याद रखें। बैलेंस शीट होती है, इनकम स्टेटमेंट होती है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी होती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है, एंड नोट्स टू दी अकाउंट्स। और इसके अलावा जो वजाहती नोट्स होते हैं उसको कहते हैं नोट्स टू दी अकाउंट। द assumption underlying an audit of financial statement is that these will be used by different ग्रुप्स फॉर द डिफरेंट पर्पजेज। इसका फिनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट का मकसद ये होता है कि ये जो ऑडिटर जो है अपनी रिपोर्ट देता है और जो फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है मुख्तलिफ मकसद के लिए होती हैं, और मुख्तलिफ यूज़र उसको मुख्तलिफ एंगल से पढ़ते समझते और इस्तेमाल करते हैं। इसलिए देयरफॉर इट इज़ मोर एफिशिएंट टू हैव वन एडिटर हु विल परफॉर्म एन ऑडिट एंड ड्रा कंक्लूजन्स दैट कैन बी रिलाइड अपॉन by all users than to have each user perform his or her own audit। तो मकसद ये है कि जो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स की इंफॉर्मेशन होती हैं वो मुख्तलिफ मकसद के लिए काम आती हैं। तो ऑडिटर की रिपोर्ट ऐसी होनी चाहिए कि उसको कोई भी देखे, कोई भी उसको किसी भी एंगल से देखे या किसी अपने मकसद के लिए देखे, तो वो जो ऑडिटर की रिपोर्ट है वो हर लिहाज से उसकी रहनुमाई करे। ये नहीं है कि किसी एक ख़ास मकसद के लिए एक अलग से ऑडिट अपना करे, दूसरे के लिए फिर से ऑडिटर कोई अपना ऑडिट करे और इन्फॉर्मेशन जनरेट करे रिक्वायर्ड जो डिज़ायर्ड यूज़र्स हैं उनके लिए। तो ये ठीक नहीं है, बल्कि एक जो ओपिनियन होगी जो ऑडिटर अपनी रिपोर्ट देगा वो हर मकसद के लिए काम आने वाली होनी चाहिए। इफ़ आ यूज़र बिलीव्स that the general audit does not provide sufficient information for his or her purposes, the user has the option of obtaining more data। तो यूज़र जो है मोर डाटा भी गेन कर सकता है उससे अगर उसको तसल्ली ना हो। फॉर एग्जांपल ए जनरल ऑडिट ऑफ ए बिजनेस मे प्रोवाइड सफिशेंट फिनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर बैंकर कंसिडरिंग ए लोन टू द कंपनी। अगर कंपनी को लोन चाहिए तो वो बैंकर को उसकी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन देगी। बट ए कोऑपरेशन
considering a merger with its business may also wish to know the replacement cost of fixed assets and other information relevant to the decision. अगर मर्जर का कोई डिसीजन किसी ने करना है तो वो अपने एंगल से अपनी इंफॉर्मेशन मांगेगा. द कॉरपोरेशन में यूज़ इट्स ऑन ऑडिटर्स टू गेट द एडिशनल इंफॉर्मेशन. और जो स्टेक होल्डर्स को अपनी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो अपने किसी एक्सपर्ट को भी लगा के रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन गेन कर सकता है जिस वो डिसीजन करेगा. इसके बाद है, ये तो हमने पढ़ा फिनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट. ऑपरेशनल ऑडिट ये होता है कि आपकी जो कंपनी है वो कैसे वर्किंग कर रही है, उसकी ऑपरेशनल जो है एफिशिएंसीज़ क्या हैं, उसका इनपुट कैसे है, आउटपुट कैसा है, ऑपरेशन कैसे कंडक्ट होते हैं, इकोनॉमिकल है कि लॉसेस वगैरह तो नहीं हो. तो इस तरह का जो ऑडिट होगा उसको ऑपरेशनल ऑडिट कहते हैं. एंड ऑपरेशनल ऑडिट इज़ टू रिव्यू of any part of the entity's operating procedures and methods for the purpose of evaluating efficiency and effectiveness. यानी कि इसका मकसद क्या है, जो बिज़नेस की efficiency और effectiveness देखना. At the completion of an operational audit, recommendations to the management for improving operation are normally expected. और इस तरह का जो ऑडिट होता है उसमें ऑडिटर अपनी ओपिनियन देता है कि इसके ऑपरेशन को बेहतर करने के लिए आप क्या करें तो बेहतर होगा. एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑपरेशनल ऑडिट इज़ इवेल्युएटिंग द एफिशिएंसी एंड एक्यूरेसी ऑफ प्रोसेसिंग पेरोल ट्रांजैक्शन इन न्यूली इंस्टॉल कंप्यूटर सिस्टम. इसकी एक मिसाल ये भी है कि किसी जगह पे कंप्यूटर इंस्टॉल किया गया हो और उसमें पेरोल के बारे में इंफॉर्मेशन दी नहीं हो तो वो कैसे काम कर रहा है और उसको मज़ीद इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है. एन अदर एग्जाम्पल वेयर मोस्ट accountants would feel less qualified is evaluating the efficiency, accuracy and customer satisfaction in processing the distribution of letters and parcels by the courier companies such as TCS. Because of the many different areas in which operational effectiveness and can be evaluated, it is impossible to characterize the conduct of टिपिकल ऑपरेशनल ऑडिट. ऑपरेशनल ऑडिट मुख्तलिफ़ किस्म का होता है, मुख्तलिफ़ मकासद का होता है, तो इसको सिर्फ एक जनरल तरीके से आप नहीं अप्लाई कर सकते बल्कि डिफरेंट एंगल से आप उसको कंडक्ट कर सकते हैं. इन वन ऑर्गेनाइजेशन द ऑडिटर माइट इवेल्युएट द रेलिवेंसी and sufficiency of the information used by management in making decisions to acquire new fixed assets, while in a different organization the auditors might evaluate the efficiency of the proper flow of इम्पॉसिबल स्केल. तो मकसद ये है कि ये नहीं है कि थंब रूल नहीं है कि जो मेथड आपने एक कंपनी में अप्लाई किया तो वही दूसरी में आप अप्लाई करेंगे. तो डिपेंड करता है नेचर ऑफ बिज़नेस का, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस का, नेचर ऑफ डिसीजन मेकिंग का. तो उस लिहाज से ऑडिटर जो है अपनी इन्फॉर्मेशन जो है मुख्तलिफ़ तरीके से ऑपरेशनल ऑडिट को कंडक्ट करता है और उसकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस पे अपनी एक राय देता है. इन ऑपरेशनल ऑडिटिंग द रिव्यूज़ आर नॉट लिमिटेड टू अकाउंटिंग. इसमें सिर्फ अकाउंटिंग को नहीं देखा जाता. दे कैन इंक्लूड द इवेल्यूटिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के, कंपनी का स्ट्रक्चर कैसे है, उसके कंप्यूटर के ऑपरेशन कैसे हैं, प्रोडक्शन का मेथड कौन सा यूज़ किया जा रहा है, मार्केटिंग कैसे की जा रही है, एंड एनी अदर एरिया इन विच ऑडिटर इज़ क्वालिफाइड. जहाँ एरिया होता है जिस पे ऑडिटर की एक्सपर्टीज़ होती है तो वो अपनी जो है ऑडिट करने के बाद उस पर अपनी राय दे सकता है. द कंडक्ट ऑफ एन ऑपरेशनल ऑडिट एंड द रिपोर्टेड रिजल्ट्स के ऑपरेशनल ऑडिट करना और उसके रिजल्ट देना आर लेस इजीली डिफाइंड दैन आइदर ऑफ द अदर टू टाइप्स ऑफ ऑडिट. तो दूसरे दोनों ऑडिट जो होते हैं यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट और कंप्लायंस ऑडिट, उन दोनों से हट के होता है. एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ऑपरेशंस आर फार मोर डिफिकल्ट टू इवेल्युएट ऑब्जेक्टिवली and then compliance or the presentation of financial statements in accordance with the accounting conventions and principles and establishing criteria for evaluating the quantifiable information in an operational audit is an extremely subjective matter. तो अब ये है कि ये एक लंबा चौड़ा टॉपिक है जिसमें ऑपरेशनल ऑडिट को कंडक्ट करने के बाद एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस पे बात की जाए. और ये बाकी दोनों जो ऑडिट हैं, जो ऑपरेशनल ऑडिट है, ये ज़्यादा टिपिकल और मुश्किल है और जिसको जो क्राइटेरिया भी नहीं बल्कि क्वांटिफाइबल भी नहीं और सब्जेक्टिव नेचर का है. जबकि जो फिनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट है और जो कंप्लायंस ऑडिट है वो इसकी निस्बत आसान होता है. इन दिस
सेंस ऑपरेशनल ऑडिटिंग इज़ मोर लाइक मैनेजमेंट कंसल्टिंग, ये मैनेजमेंट के साथ कंसल्टिंग का मामला आप समझ लें। दैन व्हाट इज़ जनरली रिगार्डेड एज ऑडिटिंग, आप इसको ऑडिटिंग की निस्बतन मैनेजमेंट कंसल्टिंग का ज़्यादा टॉपिक दे सकते हैं। ऑपरेशनल ऑडिटिंग हैज़ इंक्रीज इन इम्पोर्टेंस इन द पास्ट डेकेड, तो गुज़श्ता कुछ सालों में इसकी अहमियत भी ज़्यादा हो चुकी है ऑपरेशनल ऑडिट की। इसके बाद है कंप्लायंस ऑडिट, जैसे कि पहले भी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। कंप्लायंस ऑडिट वो है जिसमें ऑडिटर ये देखता है कि कौन कौन से लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, कंपनी ऑर्डिनेंस या इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इस कंपनी को अप्लाई करने हैं और इनको फॉलो करना है। जो जो लागू होंगे उनको फिर देखा जाता है कि ये कंपनी उनको इन रियल स्पिरिट अप्लाई कर भी रही है या नहीं। अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रही है तो इट्स मीन कि कंपनी इज़ कंप्लाइंग विद रूल्स एंड रेगुलेशंस विद इट्स जो भी इसका जो है बेहतरीन अंदाज में उसको अप्लाई किया जा रहा है, तो ये तो कंप्लायंस ऑडिट होगा और उसके बारे में अच्छी ऑडिटर ओपिनियन देगा अगर उन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया जा रहा है। अगर नहीं किया जा रहा तो उसके बारे में ऑडिटर अपनी ओपिनियन देगा कि कौन कौन से लॉज, रूल्स, रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया गया। The purpose of the compliance audit is to determine whether the entity is following specific procedure, rules, and regulations set down by some higher authority. A compliance audit for a private business could include determining whether accounting personnel are following the procedure prescribed by the company controller, reviewing wages rates for compliance with minimum wage laws, or examining contractual agreements with the bankers and other lenders to be sure the company is complying with legal requirement। तो मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं जिसमें ऑडिटर देख सकता है और वो अपना एविडेंस इकट्ठी कर सकता है ये कंपनी कंप्लाई कर रही है या नहीं। कंपनी इज़ कंप्लाइंग विद लीगल रिक्वायरमेंट्स। In the audit of governmental units such as district school, there is exclusive compliance auditing due to extensive regulation by higher government authorities. In virtually every private and non-profit organization, there are prescribed policies, contractual agreements, and legal requirements that may call for compliance auditing. Results of compliance audits are typically reported to the somewhat within the entity being audited rather than to the broad spectrum of user। तो ये विद इन कंपनी रिपोर्ट किया जाता है, सिर्फ कंपनी के मैनेजमेंट को बताया जाता है और जो है शेयर होल्डर्स को बताया जाता है कि कितना इनको कंप्लायंस ऑडिट इनका सक्सेसफुल है। और ये नॉर्मली इंटरनली ही यूज़ हो रहता है कि इसको फ़ायदा होना या जो है इसके ऑपरेशन है वो भी इससे डायरेक्टली इम्पैक्ट होते हैं। अगर कंप्लायंस ऑडिट आपका अच्छा है तो ऑपरेशन भी ऑटोमेटिकली अच्छे होंगे, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस भी बढ़ेगी। तो ये मैनेजमेंट को रिपोर्ट किया जाता है एज अपोज टू आउटसाइड यूज़र। आउटसाइड यूज़र इसको कम ही इंटरेस्टेड होते हैं। इज़ द प्राइमरी ग्रुप कनेक्टेड with the content of the compliance with certain prescribed procedures and regulations. Hence, the significant portion of the work of this typical type is done by auditors employed by the entity itself. There are exceptions when an organization wants to determine whether individuals or entities that are obliged to follow its requirements are actually complying. The auditor is employed by the entity issuing the requirement। तो नॉर्मली ये होता है कि कंप्लायंस ऑडिट के लिए जो इंटरनल जो ऑडिटर होते हैं उनको ही लगाया जाता है और वो कंपनी को बताते हैं कि कौन कौन से इस पे लॉज लगते थे जिनको फॉलो करना चाहिए था, आया कि उनको फॉलो किया गया है या नहीं। इसकी कोई एग्जांपल भी ये साथ है। एन एग्जांपल इज़ द ऑडिटिंग ऑफ टैक्स पेयर्स फॉर कंप्लायंस विद फेडरल टैक्स लॉ, यानी कि जो टैक्स पेयर है वो फेडरल टैक्स लॉ को फॉलो कर रहा है या नहीं। वेयर द ऑडिटर इज़ एम्प्लॉयड बाय द गवर्नमेंट टू ऑडिट द टैक्स पेयर्स टैक्स रिटर्न। Following table summarizes the 3 types of audits and includes an example of each type and an illustration of 3 of the key parts of the definition of auditing applied to each type of audit। तो ये समरी भी एक बताई गई है जिसमें
एक फिनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट है, दूसरा ऑपरेशनल ऑडिट है, तीसरा कंप्लायंस ऑडिट है। एग्जांपल क्या है? जो फिनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट होता है उसमें एनुअल ऑडिट ऑफ जनरल मोटर्स फिनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें फिनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट किया जाएगा। जबकि जो ऑपरेशनल ऑडिट होगा उसमें क्या चीज़ देखी जाएगी? इवेल्युएट वेदर दी कंप्यूटराइज्ड पेरोल प्रोसेसिंग फॉर सब्सिडरी इज ऑपरेटिंग एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, यानी कि एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस देखने के लिए जो ऑडिट किया जाता है उसको ऑपरेशनल ऑडिट कहते हैं। और कंप्लायंस ऑडिट में क्या होता है? जो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया गया या नहीं। डिटरमिन इफ़ द बैंक requirements for loan or continuation have been met। इसके अलावा क्वान्टिफाइबल इंफॉर्मेशन के बारे में क्या है कि फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या होता है? जनरल मोटर्स फिनेंशियल स्टेटमेंट, और जो ऑपरेशनल ऑडिट उसमें क्या है? नंबर ऑफ पेरोल्स रिकॉर्ड प्रोसेस्ड इन ए मंथ, कॉस्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर एंड नंबर ऑफ एरर्स मेड। तो उसमें देखा जाएगा कि एम्प्लॉयज़ की पेरोल जब प्रोसेसिंग हो रही थी तो कितने लोगों की प्रोसेसिंग हुई, कितनी गलतियाँ आई, उसमें जो है ऑपरेशनल ऑडिट की एफिशिएंसी का पता चलेगा। और कंप्लायंस ऑडिट में ये देखा जाएगा कंपनी के रिकॉर्ड्स को कि कितने रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया गया या डेविएट किया गया। इसके बाद है इस्टेब्लिश्ड क्राइटेरिया। फिनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट करने के लिए इंटरनेशनल फिनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क जो होता है, ये क्राइटेरिया होता है, उसको देख के आप देख सकते हैं कि उनको फॉलो किया गया या नहीं। जो ऑपरेशनल ऑडिट होगा उसके लिए क्राइटेरिया क्या होगा? कंपनी स्टैंडर्ड्स फॉर द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस इन पेरोल डिपार्टमेंट। तो कंपनी के जो अपनी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस चेक करने के लिए जो उसके पेरोल की जो डिपार्टमेंट में बनाई गई हो, तो वो भी बताती है कि ऑपरेशनल एक्टिविटी कितनी इस बेस पे एफिशिएंट थी या नहीं थी। इसके अलावा कंप्लायंस ऑडिट में अगर देखें तो लोन एग्रीमेंट प्रोविजन जो थी वो कितनी एज पर रूल थी। और हर एक ऑडिट के लिए एविडेंस कैसे इकट्ठी की जाती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जब ऑडिट कर रहे हो तो उसके लिए एविडेंस क्या होती है? डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स एंड आउटसाइड सोर्स ऑफ एविडेंस, यानी कि बैंक वगैरह से कंसल्ट करेंगे, या जो क्रेडिटर्स हैं या डेटर्स हैं उनसे भी आप रब्ता करके देख सकते हैं कि जो फिगर्स लिखे हैं ठीक लिखे हैं या नहीं। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं इंटरनल सोर्सेज से भी ले सकते हैं, आप एक्सटर्नल सोर्सेज से भी ले सकते हैं। तो ये जो है फिनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करने के लिए जो है एविडेंस बनते हैं। जो ऑपरेशनल ऑडिट होता है उसके लिए एरर रिपोर्ट्स, पेरोल रिकॉर्ड एंड पेरोल प्रोसेसिंग कॉस्ट की कॉस्ट कितनी आई, कितने प्रोसेस किए गए, तो ये बेस बनेगा ऑपरेशनल ऑडिट के लिए एज एविडेंस। और कंप्लायंस ऑडिट के लिए एविडेंस हमारे पास क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कैलकुलेशन बाय द ऑडिटर, के ऑडिटर ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो इन्फॉर्मेशन देखी उनको जब काउंट किया एज पर जो है रूल्स एंड रेगुलेशन जो उस पर लागू होते हैं, तो उनके हिसाब से वो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही प्रिपेयर की गई थी, सही जो एज पर जो है IFRS वगैरह उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हुए अगर फॉलो करने के बाद उनको प्रिपेयर किया गया, तो इट्स मीन कि वो जो है कंप्लायंस ऑडिट उसका फिट है। आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक्स टू बी विद मी। अल्लाह हाफिज़।